नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात, आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडिया। शुरुआत करते हैं बुलेटिन के सबसे पहले सबसे बड़ी खबर। आज से खुल रहे हैं स्कूल। उत्तराखंड में आज से खुल रहे हैं स्कूल। आज से 10वीं और 12वीं के स्कूल खुलेंगे, यानी कि सिर्फ 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स छात्र स्कूल जा सकेंगे। सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल आज से खुल जाएंगे और कोविड के नियमों का स्कूल्स में पालन करना होगा। स्कूलों में कोविड-19 के जितने भी एडवाइजरीज हैं, जितने भी गाइडलाइंस हैं, जितने भी नियम हैं, उन सब का पालन करना होगा। मसलन स्कूलों को खुलने से पहले सैनिटाइज करना होगा, वक्त वक्त पर सैनिटाइज करना होगा, सैनिटाइजर की व्यवस्था, मास्क लगाकर वहां पर सभी को उपस्थित होना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए। राज्य सरकार ने स्कूलों के लिए SOP जारी किए हैं। तो प्रदेश सरकार के निर्देश के बाद जहां आज से स्कूल खुलने जा रहे हैं, वहीं इसी को लेकर हल्द्वानी के सरकारी स्कूलों में भी तैयारियां जोरों पर। देखिए, हल्द्वानी के गौजाजाली के उच्चतम माध्यमिक स्कूल और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज को सैनिटाइज किया गया। प्रबंधन का कहना है कि छात्राओं को अभिभावकों से अनुमति पत्र लाना होगा, छात्रों को भी अनुमति पत्र लाना होगा, यानी कि स्टूडेंट्स अगर आना चाहते हैं तो उनको अनुमति पत्र, इजाजत पत्र अपने परिवार का दिखाना होगा। तो आज से 10वीं और 12वीं के स्कूल खोल दिए जाएंगे, लेकिन उत्तरकाशी में ये हाल है कि मुख्यालय पर शिक्षा विभाग के एक भी उच्च अधिकारी मौजूद नहीं। आप देख सकते हैं कि किस कदर शिक्षा विभाग में जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारियों के ऑफिस के दरवाजे बंद है और यहाँ पर आज से कक्षाओं का संचालन हो रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जब जिला मुख्यालय में ऑफिस में एक भी उच्चाधिकारी मौजूद नहीं है तो फिर संचालन कैसे किया जाएगा। तो आज से स्कूल खुल रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं, कहां पर स्कूल खुल सकते हैं, कहां पर नाराजगी है, सारी जानकारियां देंगे हमारे संवाददाता रवि कंतुरा। रवि, तस्वीरों में जैसे कि मैं आपको देख पा रहा हूं, आप शायद किसी स्कूल में हैं। क्या व्यवस्थाएं, क्या तैयारियां हैं, क्या क्या नियम है जिनका स्कूल को पालन करना है और स्टूडेंट्स को क्या क्या एहतियात बरतने हैं? जी राजीव, मैं राजकीय मंगला देवी इंटर कॉलेज में हूं और यहाँ पर जहाँ तक तैयारियों की बात है तो हम बात करें तो कल का जो दिन था उसमें पूरे जो क्लासेस हैं उनको सैनिटाइज किया गया है, लेकिन जो स्कूल की टाइमिंग है वो 9:30 के करीब है। इस वजह से अभी तो स्कूल प्रांगण में कोई भी नहीं है और सारी कक्षाएँ फिलहाल बंद पड़ी हुई हैं। लेकिन जो स्कूल है, थोड़ा सा देखते हुए मैं ये बताऊंगा कि जो क्लासेस हैं वो बहुत लंबे वक्त से बंद पड़ी हुई थी और आज से जो है इसकी शुरुआत हो जाएगी। 10वीं और 12वीं की जो कक्षाएं हैं वो शुरू की जाएंगी और आगे किस तरीके से संभावनाएं रहती हैं चरणबद्ध तरीके से और कक्षाओं को भी खोलना है। तो ऐसे में बहुत लंबे समय से स्कूल बंद पड़े हुए हैं और आज से यहाँ पर जो है छात्रों को बुलाया गया है और 10वीं और 12वीं के छात्र यहाँ पर आएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पूरे प्रदेश में जहाँ पर भी स्कूल खोले जा रहे हैं, छात्रों के बैठने की जो दूरी है उसको ज़्यादा दूर किया गया है। 6 फीट की दूरी पर छात्रों को बैठाया जाएगा। जैसे कक्षाएं शुरू होंगी और कक्षाएं जब समाप्त होंगी तो उस दौरान पहले भी सैनिटाइज होगा। जब बच्चे अपने घर जाएंगे उसके बाद भी कक्षाओं को सैनिटाइज किया जाएगा। मास्क पहनकर कक्षाओं में आना अनिवार्य होगा। जितने भी जो टीचर हैं वो भी मास्क पहनकर ही बच्चों को पढ़ाएंगे। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात एक ये भी है कि जो प्रार्थना सभाएं हैं वो बिल्कुल भी नहीं होंगी। जो खेलकूद जैसी एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं होंगी। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए इन सब चीज़ों पर फिलहाल प्रतिबंध लगाया गया है। तो जो स्कूल हैं वो आज से खुल गए हैं तमाम जगह। कुछ जगह इस तरीके से भी शिकायतें थी कि स्कूल नहीं खोलना चाहते थे, वो अभी भी बनी हुई हैं, लेकिन फिलहाल सरकार की तरफ से जिस तरीके से पहले ही कहा गया था कि 2 नवंबर से स्कूल खोले जाएंगे, तो 2 नवंबर से स्कूल खोलने की तैयारियां जो हैं वो पूरी कर दी गई हैं। और क्या रवि, एक और सवाल ये है कि क्या बाध्यता है कि जो 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स वो आए ही आए, क्योंकि हमने बिल्कुल उत्तर प्रदेश में देखा कि वहां पर इस तरह की बाध्यता नहीं थी। अगर स्टूडेंट्स नहीं आना चाहते तो उनके लिए क्लासरूम से ही ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था थी। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे होगा एक क्लासरूम में, क्योंकि टीचर एक होगा, बच्चों की संख्या ज़्यादा है। तो ऐसे में क्या अलग अलग पाली में स्कूल ये चलेंगे या एक ही पाली में ये बच्चे आएंगे और कितने बजे से क्लासेस शुरू होंगी? जी देखिए राजीव, जहाँ तक स्कूल आने की जो बाध्यता है 10वीं और 12वीं के लिए कोई बाध्यता नहीं है। ये पहले ये बात जो है जारी कर चुकी है प्रशासन कि अगर कोई भी बच्चा स्कूल नहीं आना चाहता या उसके पेरेंट्स उसको स्कूल नहीं भेजना चाहते तो वो उनको कोई बाध्यता नहीं होगी, कंपलसरी नहीं होगा कि उनको स्कूल आना ही आना है। ऐसे में जो ऑनलाइन क्लासेज हैं उनको शुरू रखा जाएगा। पहले इस तरीके से बात आई थी कि जो ऑनलाइन क्लासेज हैं वो बंद कर दी जाएंगी और इस तरीके से एक विरोध भी था कि एक तरफ जो है ऑफलाइन क्लासेज चलाना, दूसरी तरफ ऑनलाइन क्लासेज चलाना संभव नहीं है। लेकिन सरकार
सरकार ने साफ तौर पर ये आदेश जारी किए हैं कि जो बच्चे स्कूल नहीं आएंगे, जिनके पेरेंट्स बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं अभी भी, उनके लिए कोई बाध्यता नहीं होगी, उन पर किसी तरीके का कोई शुल्क या कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी और जो ऑनलाइन क्लासेज हैं वो शुरू रखी जाएंगी। जहाँ तक सोशल डिस्टेंसिंग की बात है राजीव, तो 6-6 फीट की दूरी पर जो अंदर बेंच, अब मैं बता नहीं पाऊंगा क्योंकि स्कूल अभी बंद है, लेकिन इस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर की गई है कि जो दूरियां हैं, जो बैठने की जो दूरी है, उसको 6-6 फीट की दूरी पर जो है कुर्सी और टेबल लगाए गए हैं और उस पर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने की पूरी कोशिश की जाएगी। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि क्योंकि स्कूल है, अभी तो बड़ी क्लासेस के बच्चे आ रहे हैं, लेकिन जब छोटी क्लासेस जो शुरू होंगी तो काफ़ी मुश्किल होगा। एक बड़ी चुनौती है स्कूलों को संचालन करना कोविड काल में, क्योंकि उत्तराखंड में अभी अगर बात करूँ तो जो संख्या है वो मामले कम तो हुए हैं, लेकिन वो मामले अभी कुछ मामले ऐसे हैं जो कोरोना के अभी भी लगातार 400 से 500 का एवरेज है जो उत्तराखंड में प्रतिदिन आ रहा है। 24 घंटों के भीतर 400 से 500 मरीज यहाँ पर अभी भी कोविड के लगातार आ रहे हैं। हालांकि जो रिकवरी है वो अच्छी है, लेकिन ऐसे में जो क्योंकि संक्रमण का खतरा भी बरकरार है और बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की आवश्यकता होगी। स्कूल प्रशासन को तो निर्देश दिए ही हैं, लेकिन यहाँ पर जो शासन प्रशासन है उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो बीच बीच में स्कूलों का निरीक्षण जरूर करें, क्योंकि कई बार राजीव इस तरीके से हो जाता है कि तमाम एसओपी जारी कर दी जाती हैं, लेकिन ये नहीं देखा जाता कि उनका पालन हो रहा है या नहीं। तो बहुत ज़रूरी होगा कि जब स्कूलों का संचालन कर दिया गया है तो बीच बीच में निरीक्षण जरूर हो कि जो तमाम जो कोविड के जो प्रोटोकॉल है, मॉनिटरिंग जो आप कह रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। रवि, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो स्कूलों में क्या कुछ इंतजाम है, जैसे स्कूल खुलेंगे ये सारी चीजें ये भी खुल जाएंगी और नजर हमारे इस पर बनी हुई है। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। राज्यसभा के लिए निर्विरोध नरेश बंसल चुने गए हैं और आज राज्य निर्वाचन आयोग नरेश बंसल को प्रमाण पत्र देगा। तो राज्यसभा के लिए नरेश बंसल निर्विरोध चुन लिए गए हैं, लिहाजा आज उनको पत्र दिया जाएगा। नरेश बंसल के समर्थकों में खुशी की लहर है। जब उनके नाम का अनाउंसमेंट हुआ, जब उनके नाम का ऐलान हुआ, खुशी तब से थी। उसके बाद निर्विरोध अब वो चुने गए क्योंकि कोई कैंडिडेट दूसरा था नहीं। दूसरा बीजेपी के पास संख्या बल है, वैसे में कोई दिक्कत उनको होनी नहीं। तो 9 नवंबर को एक सीट के लिए चुनाव होना था। नरेश बंसल को आपको बता दें कि ये चांस मिला है राज्यसभा भेजने का। कुल मिलाकर उत्तराखंड में चूंकि राज्यसभा की 3 सीटें हैं, 3 में से अब 2 पर बीजेपी का कब्जा हो गया है, जबकि 1 सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। तो करीब 3 बजे, दोपहर 3 बजे ये जानकारी मिल रही है कि उनको ये प्रमाण पत्र दिया जाएगा। खुशी की लहर है। नरेश बंसल को जिम्मेदारी सौंपी गई है और खूब चर्चाएं हुई, बहुत सारे नामों पर चर्चा हुई कि किसे दिया जाना चाहिए राज्यसभा का ये टिकट उत्तराखंड से। तो इसमें जीते बीजेपी के बड़े लीडर नरेश बंसल। लंबा राजनीतिक अनुभव उनके पास और संघ से भी वो जुड़े हुए। और हमारे संवाददाता विनोद खबर पर ज्यादा जानकारियां देंगे। विनोद, प्रमाण पत्र दिया जाएगा, यानी कि किसी तरह की कोई अड़चन, किसी तरह की कोई परेशानी नरेश बंसल के समक्ष नहीं, राज्यसभा जाएंगे आप? जी देखिए राजीव, ये भी एक महत्वपूर्ण है कि उत्तराखंड में निर्विरोध अब एक नरेश बंसल को चुना गया है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि उत्तराखंड की राज्यसभा की 1 सीट के लिए नरेश बंसल का चयन हुआ था, उम्मीदवार थे, लेकिन अब उनका निर्विरोध निर्वाचन कर लिया गया है। ऐसे में आज 3 बजे निर्वाचन अधिकारी अब प्रमाण पत्र उनको देंगे। और इस सीट पर ये भी बताऊं मैं, 9 नवंबर को उत्तराखंड में चुनाव होना था। उसके बाद आज प्रमाण पत्र देने के बाद में उसके बाद नरेश बंसल का जुलूस अलग अलग शहर के इलाकों में होगा। जरूर उनके समर्थकों में एक खुशी का माहौल जरूर है। और ऐसे में जुलूस में लगातार पार्टी के पदाधिकारी शामिल होंगे, प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत होंगे और बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद रहेंगे। लिहाजा ये जरूर महत्वपूर्ण माना जाए कि उत्तराखंड में जिस तरह से एक सीट पर चुनाव होना था, तो ऐसे में नरेश बंसल का नाम सामने आया था, उम्मीदवार उनको बनाया गया था। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर हम आपके पास आएंगे। तो आज राज्य निर्वाचन आयोग प्रमाण पत्र देगा नरेश बंसल को। एक और बड़ी खबर आज की और उत्तराखंड के लिहाज से बहुत बड़ी खबर। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की मुलाकात आज होने वाली है। आज मिलेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत। दोनों वन संसाधन परियोजना के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। श्रम बोर्ड से हटाए जाने के बाद से ही दोनों की ये मुलाकात होगी। 12 बजे निजी होटल में सीएम और हरक सिंह रावत का कार्यक्रम है और इससे पहले अपने विभाग के 2 कार्यक्रमों में नहीं पहुंचे थे, लेकिन क्या इस बार पहुंचेंगे? क्योंकि नाराजगी है और
हरक सिंह रावत अपनी जो पीड़ा है वो बयां भी कर चुके हैं और ये भी कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री के पास ये अधिकार नहीं था कि अध्यक्ष पद से हटाएं। हमारे संवाददाता विनोद हमारे साथ बने हुए। विनोद, पहला सवाल तो ये कि क्या हरक सिंह रावत कार्यक्रम में हिस्सा बनेंगे या नहीं? देखिए राजीव, इस बात पर अभी संशय जरूर बरकरार है क्योंकि कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत टिहरी के दौरे पर हैं और ऐसे में लगातार आज तीसरा कार्यक्रम है देहरादून में। 12 बजे एक निजी होटल में कार्यक्रम रखा गया है जिसमें सीएम और हरक सिंह रावत का कार्यक्रम है। हालांकि जरूर इतना माना जा रहा है कि हरक सिंह रावत इस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे क्योंकि वह टिहरी पर है। ये तीसरा कार्यक्रम है जिसमें आज खुद नदारद रहने वाले हैं हरक सिंह रावत। और मैं आपको ये भी बताऊं कि लगातार अपने विभाग के जितने भी कार्यक्रम अब तक हुए हैं, यानी 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो चुके हैं, सीएम उसमें शामिल हुए हैं, लेकिन हरक सिंह रावत यानी जो उनके विभाग के कार्यक्रम हैं वो अपने विभाग के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे। और आज तीसरा ये कार्यक्रम लगा हुआ है। 12 बजे आज ये एक निजी होटल में कार्यक्रम रखा गया है और उत्तराखंड वन संसाधन प्रबंधन परियोजना के तहत ये कार्यक्रम है और हरक सिंह रावत के विभाग का ये कार्यक्रम है। लेकिन महत्वपूर्ण ये होगा आखिरकार 12 बजे उस कार्यक्रम में हरक सिंह रावत आते हैं या नहीं आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सरकार के प्रति हरक सिंह रावत की नाराजगी अब लगातार खुलकर आ रही है और कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, जहां तक कि मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम में शामिल होते हैं लेकिन हरक सिंह रावत बिल्कुल उस कार्यक्रम में शामिल नहीं होते। और आज ये तीसरा कार्यक्रम है। राजीव जी, विनोद आप हमारे साथ बने रहिए। खबर बहुत बड़ी है और एक अहम जानकारी जो निकल कर आई है वो जानकारी ये है कि हरक सिंह रावत तो है टिहरी में और कार्यक्रम में क्या वो शिरकत कर पाएंगे या नहीं, इस पर अभी संशय है और संभावना इस बात की प्रबल है कि हरक सिंह रावत शायद इस कार्यक्रम में भी शरीक ना हो। उत्तराखंड में 8 नवंबर से सभी सरकारी कॉलेजेस और विश्वविद्यालय में फ्री वाईफाई की सुविधा मिलने जा रही है, जिसकी शुरुआत सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे। सीएम इसकी शुरुआत अपने विधानसभा यानी कि डोईवाला से करने जा रहे हैं। इस सुविधा से डिजिटल लर्निंग की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि से माना जा रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश में कुल 105 सरकारी कॉलेजेस और विश्वविद्यालय हैं। मौजूदा वक्त में इन सभी कॉलेज और विश्वविद्यालयों के परिसर में इंटरनेट सुविधा तो जरूरी है, लेकिन यह सुविधा सिर्फ ऑफिस कामों के लिए ही अभी उपलब्ध है। जहाँ तक 4G कनेक्टिविटी का सवाल है तो हमारे लगभग 3.5 लाख छात्र उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और कोविड के कारण ऑनलाइन पढ़ाई पूरे देश में हो रही है, हमारे राज्य में भी हो रही है। कई कॉलेजों की डिमांड थी कि साहब हमको कनेक्टिविटी की बड़ी प्रॉब्लम है। अब हमारी सरकार ने एक बड़ा काम ये करने जा रही है उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पे कि हम उत्तराखंड के 105 जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हैं उन सभी कॉलेजों में कनेक्टिविटी के टावर लगाए जाएंगे, 4G कनेक्टिविटी दी जाएगी और हर कैंपस को वाईफाई फ्री किया जाएगा। आज से कोविड अस्पतालों में ओपीडी की सुविधा शुरू होगी। एक और बड़ी जानकारी आप सभी के लिए, आज से ओपीडी की सुविधा जो कोविड हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं उनमें शुरू हो जाएगी। कोविड मरीजों के भर्ती होने से अस्पतालों में ओपीडीज बंद कर दी गई थी ताकि दूसरे पेशेंट्स ना पहुंचे, उनको संक्रमण का खतरा ना हो, वो संक्रमित ना हो। पहले अपॉइंटमेंट लेने के बाद कोविड अस्पतालों में इलाज मिलेगा। पहले चरण में एक डॉक्टर 20 मरीजों का इलाज करेंगे। ये बड़ी खबर आपको दे दें, कोविड हॉस्पिटल जो बनाए गए हैं उन कोविड हॉस्पिटल में अब ओपीडी शुरू हो जाएगी। ओपीडी बंद थी, अब शुरू हो जाएंगी। विनोद हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हमारे साथ। विनोद, कोविड हॉस्पिटल में ओपीडी की शुरुआत, आम लोगों को क्या राहत मिलने वाली है, बताएं। विनोद, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता है उनसे संपर्क टूट गया है, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। ये बड़ी खबर आपको देते हैं, एक डॉक्टर 20 पेशेंट्स का इलाज करेगा शुरुआत में। ये बड़ी खबर आपको देते हैं, जो कोविड हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं यानी कि जहां पर अब तक सिर्फ कोरोना के पेशेंट्स का ही इलाज हो रहा था, वहां पर ओपीडी अब से शुरू हो जाएगी। देहरादून से बड़ी खबर, कर्मकार बोर्ड के नए सचिव का ऐलान संभव है आज। कर्मकार बोर्ड के नए सचिव का आज ऐलान संभव है। सचिव पद से दमयंती रावत को हटाया गया था और दमयंती रावत को हटाए जाने के बाद अब नए सचिव का ऐलान होगा। अन्य बोर्ड के सदस्यों के नामों का भी इसमें ऐलान किया जाएगा। एक बहुत बड़ी खबर आपको देते हैं, आज एक कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को तो जाना है, लेकिन हरक सिंह रावत पहुंचेंगे या नहीं इस पर संशय है। लेकिन इस बीच में आपको बता दें, कर्मकार बोर्ड के नए सचिव का ऐलान होगा क्योंकि
दमयंती रावत इसमें काबिज थी, उनको हटा दिया गया। अध्यक्ष पद से हरक सिंह रावत को हटा दिया गया और बेहद नाराज चल रहे हैं हरक सिंह रावत, और दमयंती रावत को हटाए जाने से भी वो नाराज हैं। नैनीताल के सांसद अजय भट्ट ने कहा कि चीन ने अगर कोई गलती की तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी। भट्ट बीजेपी के मंडल प्रशिक्षण शिविर के आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। मंत्री जी हमारे मुखिया हैं, हरक सिंह रावत जी हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, तो कहीं पर कोई ऐसी बात नहीं है। हल्की फुल्की कभी कभी कोई ऐसी बात होती है तो उसको बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। हम सब एक पार्टी के हैं, एक नाव पर बैठे हैं। तो हरक सिंह रावत की जो नाराजगी है उस पर अजय भट्ट का ये बयान, और कहा कि छोटी मोटी नाराजगी है तो खैर चलती रहती है। उत्तराखंड में आज से होगी हिम तेंदुए की गिनती, काउंटिंग, गिनती की जाएगी हिम तेंदुए की। सेना और भारतीय वन्य जीव संस्थान की भी इसमें मदद ली जा रही है, और अब से आज से जो है इसकी शुरुआत होगी। हिम तेंदुए कितने बचे हैं उत्तराखंड में, इसकी गिनती की जाएगी। और आपको ये बता दें कि उत्तरकाशी में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनने जा रहा है, और तेंदुए की गिनती के लिए उच्च हिमालय क्षेत्रों में 40 कैमरे लगाए गए हैं। उत्तरकाशी में ये संरक्षण केंद्र बनने वाला, लेकिन इस बीच में हिम तेंदुए बच्चे कितने हैं, उनकी हालत कैसी है, ये भी जानकारियां मिल जाएंगी। सेना की भी इसमें मदद दी जा रही है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। गेहूं के आटे में लगभग